लोकल न्यूज़ 31 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ फेस टू फेस कार्यक्रम में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांडा के पूर्व विधायक, वरिष्ठ विधायक रहे हैं अपने कार्यकाल में। 2002 में जो विधायक रहे, 2002 से 2007 तक, उमेश सिंह माजिला जी, और जिनका एक कार्यकाल बड़ा शानदार रहा। बड़ी चर्चा होती थी, बड़े ईमानदार विधायक के तौर पर उनकी चर्चा पूरे प्रदेश में रहती थी। तो अपने कार्यकाल में उन्होंने कांडा, जब विधानसभा थी, कांडा हालांकि बाद में समाप्त हो गई थी विधानसभा, तो 2 टाइम उस पर चुनाव हुए थे, 2002 और 2007 में। तो अपने कार्यकाल में उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की थी कि काफलीगैर में, काफलीगैर को तहसील का दर्जा, कांडा को तहसील का दर्जा, कांडा में डिग्री कॉलेज, कांडा में पॉलिटेक्निक कॉलेज, कई तमाम ऐसे विकास कार्य आपके रहे हैं। स्कूलों का उच्चीकरण, सड़कों का निर्माण, बहुत सारे ऐसे काम रहे हैं उनके अपने काफलीगैर और खासकर कांडा क्षेत्र में। बाद में कांडा क्षेत्र जो है कपकोट में विलय हुआ, तो काफलीगैर वाला क्षेत्र बागेश्वर में शामिल हो गया था। बागेश्वर विधानसभा में 3 विधानसभा की 2 विधानसभा हो गई थी। तो बहुत लंबे समय से आप अस्वस्थ चल रहे हैं, तो हमने कहा आज आपसे बातचीत की जाए। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, मैं जानना चाह रहा था कि आपने एक अपने जीवन का लंबा राजनीतिक सफ़र तय किया है और आप राजनीति से जुड़े रहे हैं, विधायक रहे हैं एनडी तिवारी सरकार में। तो अपने कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, और आज की राजनीति में अगर आप फ़र्क महसूस करना चाहें, तो आपने तो जनसेवा वाली राजनीति चुनी, देखी है, तो आज की राजनीति को आप कैसे देखते हैं सर? आज की राजनीति में बहुत अंतर आ गया है जी। आज केवल जनता को पैसे से खुश करने वाली राजनीति चली है और इलाके के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपके टाइम पर जिस तरह की राजनीति होती थी, एक आंदोलन, जनता के लिए आंदोलन करो, जनता में छवि बनाओ, तो वो सब चीज़ें आप नहीं दिखती हैं? नहीं दिखती हैं। आज लोगों की मांग भी इलाके के लिए नहीं उठती है। लोगों की मांग भी सीमित रहती है। अपनी लड़की की नौकरी लगाओ, मेरा कोई भला कर दो, व्यक्तिगत फ़ायदा हो जाए, इस किस्म की राजनीति आज चल रही है। जी। अच्छा, आपने 2002 से 2007 तक का कार्यकाल आपने विधानसभा में पूरा किया है, तो अपने कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्या क्या उपलब्धियां आपको रही हैं और क्या टीस रही है उस समय की जो नहीं कर? मेरे कार्यकाल में उस समय केवल 2 रूटें थी मोटर रोड। एक बागेश्वर से पेड़ाग पिठागढ़ जाती है, और दूसरी जो ये तापला से अल्मोड़े को जाती है, ये रोड थी। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि जब तक हमारा यातायात नहीं सुधरता है, लोगों की गाँव तक पहुँच नहीं होती है, गांव कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक विकास नहीं हो सकता है। इस वजह से मैंने अपने कार्यकाल में 393 रोडें नई स्वीकृत कराई। अच्छा, तो ये बड़ी उपलब्धि है, बड़ा रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, तो ये मैं अपने कार्यकाल की सबसे, जिससे आज लोगों को, आज के विधायक को तो कोई महसूस ही नहीं होता है। पहले हम पल्ला कमसार जाते थे, रावतखेड़ा जाते थे, तो कांडा से पैदल जाते थे। आज लोग पैदल कहाँ गाड़ी में जा रहे हैं। गाँव में भी वहाँ रोडों का विस्तार हुआ है और कोई परेशानी लोगों को आज नहीं है। जो यातायात की जो असुविधाएँ हैं वो चलती हैं, हमेशा चलती रहती हैं, वो चलती रहेंगी। लेकिन आज ऐसा नहीं है कि हम कहीं यातायात के लिए परेशान हो रहे हों, ऐसी स्थिति नहीं है। अच्छा, आपने और भी काम करे, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना है, स्कूलों का उच्चीकरण है, तहसील, पॉलिटेक्निक कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ये सब भी उपलब्धियाँ आपके खाते में हैं? मैंने प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र के 11 हॉस्पिटलों की बिल्डिंग बनाई अपने क्षेत्र में, जो लंबे पेंडिंग पड़े हुए थे, जिनको ज़मीन मिली हुई थी लेकिन बजट नहीं मिल पा रहा था। तो 11 मैंने उसमें सांडियार में, कमेड़ी देवी में, बिहार टोला में, आदि स्थानों में, और एक अस्पताल मंजूर कराया काफलीगैर में। उसके लिए भूमि भी दिलाई और बिल्डिंग के लिए बजट भी दिलाया। बोहला में बिल्डिंग बनाई। तो कम से कम 11 चिकित्सालयों की बिल्डिंग बनाई गई।
सर 2012 में भी आप तैयारी कर रहे थे, 2012 में, क्योंकि कपकोट विधानसभा एक हो गई थी, कांडा का विलय उसमें हो गया था, कुछ हिस्सा बागेश्वर आ गया था। तो 2012 में आपने तैयारी की थी, आपको पूरी उम्मीद थी, कार्यकर्ताओं को भी लग रहा था कि शायद कपकोट से आपको मिलेगा, बागेश्वर से रामप्रसाद टमटा जी को मिलेगा। लेकिन एक ऐसा फैसला कांग्रेस ने लिया, तो उसको आप एक साजिश के तरह देखते हैं या पार्टी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक देखते हैं या अच्छी रणनीति देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? मैं इसके लिए केवल हरीश रावत को दोषी मानता हूँ। मैंने अपने कार्यकाल में उनका कोई रिश्तेदार था तिलाला यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RGS का, उसका ट्रांसफ़र कराया और उन्होंने मुझ पर दबाव भी डाला बहुत से लोगों से कि इस बार ट्रांसफ़र वापस कराओ। मैंने नहीं किया, इसकी वजह से वो नाराज़ हो गए। और आप जानते हैं पांडे जी कि बिना हरीश रावत के यहाँ किसी को टिकट नहीं मिलता है। आज भी उसकी पोजीशन ऐसी है, जिसको चाहेगा उसको टिकट दिला सकता है और जिसको नहीं चाहे उसको टिकट नहीं दिला सकता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये बाद में पता चला कि ये हरीश रावत जी कहाँ यहाँ के कांडा क्षेत्र या कपकोट क्षेत्र जो बना, वहाँ के किसी आदमी को नहीं देकर के वो गुरु से ललित पासवान को ले आए। और मैंने मेहनत कर रखी थी, उस समय वो जीत भी गया, क्योंकि मैं सारे दानपुर के इलाके में मैंने पैदल भ्रमण किया, उसमें रोड भी नहीं थी। ये भराड़ी क्षेत्र से आप कर्मी जाइए, बदियाकोट जाइए, यहाँ कोई रोड नहीं थी। और रोडों भी स्वीकृत कराई मैंने, जो रोडें जीवेबल स्वीकृत थी उनको मैंने सड़क मोटरेबल सड़कों में कन्वर्ट कराया। इसकी वजह से सारी रोडें आज बनी हैं, तो उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो फिर आपने ये बात कभी हरीश रावत जी से कही नहीं कि तुमने मेरा टिकट क्यों काटा है या फिर ये? मैंने बात ही करनी छोड़ दी। उसने मुझे, मैं विधायक नहीं था, अपने कार्यकाल में मुझे आयुर्वेदिक जो कॉलेज है देहरादून में, उसका रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा सरकार की ओर से। मैंने स्वीकार नहीं किया, मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैं नहीं गया। अच्छा, जब आपका कार्यकाल था, ND तिवारी मुख्यमंत्री थे, तो आपकी वो बड़ी तारीफ करते थे कि ईमानदार विधायक हैं। एक बार तो उन्होंने ये तक कहा था, मेरे पास अगर उमेश सिंह मांझिला जैसे 10 विधायक हो जाए तो मैं प्रदेश का और विकास करूंगा। तो लेकिन आपको मंत्री नहीं बनाया उस वक्त उनके कार्यकाल। तो आपकी ऐसी डिमांड थी या फिर आपको इस बात का मलाल है कि मुझे मंत्री नहीं बनाया, मैं मंत्री? असल में मंत्री बनाने में भी मेरी चूक हुई। मुझे पता नहीं था कि मैं भी मंत्री बन सकता हूँ, क्योंकि मैं साधारण आदमी था। मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश भी नहीं थी कि मैं पहली बार विधायक सभा में जा रहा हूँ, विधायक बन रहा हूँ तो मंत्री भी बन सकता हूँ। ये मेरे दिमाग में नहीं था कि नहीं बनाएगा। हरीश साहब ने मुझसे कहा, देखो नाराज़ मत होना, क्योंकि उसे पूरी स्थिति मेरे ख्याल से मालूम थी। मेरा नाम मंत्रिमंडल में था, ये मुझे बाद में पता चला, और हरीश साहब ने ही उसको नहीं होने दिया। आपका नाम उन्होंने कटवाया? उन्होंने मंत्रिमंडल। राम प्रसाद आया मेरे पास। राम प्रसाद ने कहा चलो उनके पास जाते हैं, ये बहुगुणा जी के पास, उन्होंने बुला रखा है। मैंने कहा अगर तुमको कर रखा है, मुझसे क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझसे बात करें वो। लेकिन वहाँ पर हमको ऐसे घेर रखा था कि पूरा पहरा था। हाँ, वो बंधक टाइप की, क्योंकि वो कहीं दूसरे में न चले जाए वाला। दूसरे में चले नहीं जाए करके हमको, जैसे ही मैं यहाँ बागेश्वर से विधानसभा के लिए देहरादून गया तो मैं कमरे में भी नहीं पहुँचा था। तो दूसरे दिन ये लोग आए, उन्होंने कहा अभी चलना है चलो। मैं वैसे ही बिना अपना तैयार हुए वैसे ही जैसा था वैसे ही इनके साथ चल दिया। तो वहाँ 3-4 दिन हो गए दिल्ली में। दिल्ली में 3-4 दिन हो गए तो मैंने कहा यार मैं कपड़े तो बदलूँ। दिल्ली में मेरा लड़का रहता था और मैंने कहा मैं लड़की के यहाँ जाता हूँ। रंजीत ने कहा तुम जाते हो जब तो फिर राम प्रसाद कहेगा उनको जाने दिया, मुझको तो नहीं जाने दे रहे हो। मुझको राम प्रसाद जहाँ जा रहा है मेरे साथ भेज दो।
मैं अपने साथ ले जाऊँगा, अपने साथ ही ले आऊँगा। तो उस शर्त पर उन्होंने राम प्रसाद को भी मेरे साथ भेज दिया। राम प्रसाद जैसे मैं जेल में गया, मैंने कहा यार मैं तो कपड़े बदलता हूँ पहले और नहाता हूँ, एकदम मेरे पास तौलिया है, मैं टूथपेस्ट है, 2-3 दिन ऐसे काट दिए हैं। और तो मुझे जहाँ जाना है उसने कहा मैंने ये रिश्तेदार के यहाँ जाना है। उसके बाद 2-3 घंटे बाद राम प्रसाद का फ़ोन आया। उसने बताया माजरा जी सीधे आ जाओ यहाँ भगुना जी के घर में। मैंने कहा भगुना जी के घर पे क्यों आओ यार, मैं नहीं आता हूँ। उन्होंने नहीं वो बुला रहे। तो फिर भगुना जी का भी फ़ोन आया, आ जाओ आज बिना मिठाई के आना पड़ेगा, फिर मिठाई के लिए आना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा। तब भी मैं नहीं समझा कि कुछ होने वाला है। वो लॉबिंग चल रही होगी ना, अपने अपने पाले में खींचने वाला तैयारी चल रही होगी। तो मैंने कहा ये विश्वासघात हो जाएगा, मैं नहीं गया। तो फिर मैंने राम प्रसाद को फ़ोन किया, मैंने कहा यार तू जहाँ है तो आ जा। लेकिन ऐसा किस्सा हुआ उस दिन, जैसे ही हम गए हमको एक गोविंदा का पान सिंह रोतेला है, वो दिल्ली में काम करता था, वो मिला। उसने कहा माजरा जी चलो अभी कांग्रेस ऑफिस जाते हैं, आपका नाम है मिनिस्ट्री में, वहाँ पर मंत्री बनाने के वहाँ चलते हैं। फिर हम ऐसे आए जब तो उसने कहा आप बिल्कुल स्थिर रहिए और होगा। लेकिन उसी बेचारे ने गाड़ी भी दी मुझे, ये गाड़ी आप रखिए और जहाँ जाना है जहाँ जाते हैं जब गया। तो मैं नहीं गया तो फिर उन्हें सोचा ये आदमी तो आने वाला नहीं है, फिर मेरा नाम कट गया। वहाँ से कट गया होगा। तो फिर आपने भी पाला बदल दिया था, आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो इसकी क्या वजह रही? फिर आप वापसी भी कर ली शायद आपने? हाँ, ये कोई बहुत पुरानी करीब ये जब मैं बीजेपी में गया तब तो मुझे विधायक रहे 10 साल हो गए। तो मैंने देखा कि जब इन लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की तो मैं भी अब इनके विधायक को नहीं जीतने दूँगा। तब मैंने बीजेपी ज्वाइन की और जो बलवंत सिंह भोलाल 3-4 हज़ार से जीतता था उस समय, वो 6 हज़ार से जीता उस समय। और आपके समर्थक सब उधर गए थे, उधर भाजपा में वोट करा होगा उन्होंने? वोट किया तो उसके बाद बीजेपी में मुझे कोई ख़ास, बीजेपी केवल बात करती है, काम नहीं करती है। ये आपका अपना अनुभव है? मेरा अनुभव है। फिर तब आपने फिर इधर वापसी भी करी? वापसी कर कांग्रेस में आए, कांग्रेस वाले लगे रहे। अध्यक्ष आया करण मेहरा, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा यार मैं जहाँ हूँ अब ठीक हो, खाली वो बुढ़ापे में इधर जाओ उधर जाओ खिचड़ी होती है, मैं नहीं गया। फिर रणजीत सिंह रावत आया, उसने कहा खाली बेकार पड़े हुए आदमी है तो साथ है चलो। तो तब मैं फिर ये बसंत बल्लभ के चुनाव में, उपचुनाव में तब मैं बीजेपी छोड़ी मैंने, कांग्रेस की वापसी करी। फिर कांग्रेस में। जी। तो ये आपके कार्यकाल के बाद कांडा क्षेत्र को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका, मतलब जितने भी विधायक बनते हैं अब कपकोट से ही बनते हैं, तो आपको लगता है कि इससे कपकोट कांडा क्षेत्र का नुकसान हो रहा है, वहाँ की आवाज़ नहीं उठ पा रही है? कांडा क्षेत्र का पूरा कपकोट विधानसभा क्षेत्र का ही विकास रुका होगा। जब तक वहाँ का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, वहाँ की परिस्थिति से जिसको कोई जानकारी नहीं होगी वो विकास क्या कर सकता है? अभी कपकोट में हम देख रहे हैं कांग्रेस में ना 2 लोगों की दावेदारी है, मतलब बहुत लंबे समय से वहाँ पर प्रतिनिधित्व कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी लगातार जीत रही है।
तो हरीश सेठानी और ललित फरसवाणी, ये दो लोगों की तगड़ी दावेदारी है। हाँ। वो गरुड़ से आते हैं, वो स्थानीय का मुद्दा उन्होंने पकड़ रखा है। तो आपको कौन इसमें बेहतर लगता है, क्या लगता है? देखो, स्थानीय लोग होने की वजह से हरीश सेठानी को मैं प्रेफर करता हूँ। ललित फरसवाण करे अपनी राजनीति करे हरीश रावत के बलबूते पर, उसका वजूद कोई नहीं है। आप ये बताइए कि ललित फरसवाण है क्या कंट्रीब्यूशन है उसका? उसकी केवल बड़े बड़े लोगों के साथ हरीश रावत की वजह से जान पहचान बना करके अपनी छवि को पार्टी में केवल निखारने की है और जनता से कोई मतलब नहीं है। कोई ऐसी उपलब्धि बता दे वो अपने 5 साल के कार्यकाल में जो कपकोट विधानसभा क्षेत्र के लिए एक आदर्श काम हुआ हो। रोडों का काम तो आजकल हो ही रहा है, डामरीकरण का काम हो रहा है। इसके अलावा वो खोलने की मैंने कोई अस्पताल खोला, कहीं कोई बड़ी पुल बनाई। तो 2027 में चुनाव होना है, तो इन दो लोगों की प्रतिद्वंदिता है, तो आपको वो ज़्यादा बेहतर लगते हैं जो स्थानीय व्यक्ति? हाँ, हरीश सेठानी के तौर पर आपको उसको प्रेफर आप देते हैं। सब बागेश्वर सीट में भी हम देखते हैं कि 20 साल से जो है बागेश्वर पे कांग्रेस नहीं जीत पाई, लगातार यहाँ पर भाजपा का कब्जा है। तो आप जैसी क्या कमी देखते हैं जिससे कि मतलब कांग्रेस की तो परंपरागत सीट रही है, लगातार कांग्रेस ही जीतती थी, क्या वजह रही कि ऐसा क्या देखते हैं? देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, कुछ राम प्रसाद के लोग नाराज थे। उसकी अपनी कुछ व्यक्तिगत कमजोरियाँ थी जिसकी वजह से लोग उससे नाराज रहते थे और टिकट उसी को मिलता रहा, जिसकी वजह से वो जीत नहीं पाए। देखो, बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं था। चंदन दास को टिकट दिया उन्होंने, चंदन दास कांग्रेसी ही था और वहाँ जाकर के उसको टिकट मिला, वो जीत गया, राम प्रसाद को हरा दिया उसने। तो केवल ये जो यहाँ हार हुई वो राम प्रसाद की अपनी व्यक्तिगत कमजोरी की वजह से हुई, न कि कांग्रेस पार्टी की वजह से। तो आपको लगता है कि कांग्रेस का जो बागेश्वर में पतन हुआ, लंबे समय से दोनों सीटों में हार रही है, हाँ। तो ये माना जाए कि आपका टिकट कटना और राम प्रसाद टमटा का टिकट कटना की कोई वजह हो सकती है कि इस वजह से भी आगे जाके राम हार? प्रसाद का टिकट तो उसको तो हारने के बाद 2 बार भी टिकट मिला। राम प्रसाद के टिकट काट सकने की क्षमता हरीश रावत में नहीं थी, क्योंकि राम प्रसाद के अपने संबंध केंद्रीय जो हमारे नेता हैं उनमें मोतीलाल वोरा वगैरह से बहुत अच्छे संबंध थे। तो वहाँ हरीश रावत की नहीं चली तो टिकट मिलता रहा उनको। एक वजह ये भी रही। ये रही। नहीं। अच्छा, वर्तमान में आप देख रहे हैं, लंबे समय से आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, तो केंद्र सरकार का कार्यकाल 12 साल का हो चुका है, यहाँ 10 साल यहाँ बीजेपी होने वाली है, तो कैसे इनके कार्यकाल को आप देखते हैं? देखो, ये अपने कार्यकाल की कोई ऐसी उपलब्धि बता दें इस क्षेत्र में कहीं उन्होंने कोई बड़ा अस्पताल खोला हो, बड़ा स्कूल खोला हो और कहीं पर ऐसी जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं थी उसका समाधान के लिए कोई काम नहीं किया है। न केंद्र सरकार ने किया है, न राज्य सरकार ने किया है। हाँ, प्रचार प्रसार इनका बहुत होता है और गरीबों को खुश करने के लिए इन्होंने फ्री राशन कर दिया बीपीएल वालों को, उससे वोट मिल रही है। अच्छा, बागेश्वर में भी 2 कैंडिडेट हैं, एक तो उपचुनाव जब हुआ प्रशांत कुमार लगभग 2-2.5 वोटों से हार गए थे। अभी एक दूसरे दावेदार यहाँ पर हैं जो बालकृष्ण हैं, जिनको राम प्रसाद पर तवज्जो देते उनको टिकट दिया गया था, वो जीते नहीं तब से। तो इन दोनों में भी कैसी कौन बेहतर साबित हो सकता है आपकी नज़र में? देखो, दोनों नहीं है और दोनों का ऐसा राजनीतिक अनुभव कोई बड़ा है नहीं। बसंत कुमार के पास
खड़िया खान की पैसा था और गरीब लोगों को उसने बीएसपी में गया जब तो पैसा ऐसा दे करके अपने पक्ष में कर लिया। और उसकी छवि उतनी ख़राब नहीं है, लेकिन बालकृष्ण की छवि उतनी सुधरी हुई नहीं है। उसका जो बचपन का कार्यकाल रहा है वो ज़रा दागदार रहा है, जिसकी वजह से लोगों की वो पसंद नहीं है। पसंद कम लगता है, एक ही वजह है। ये वजह तो कौन बेहतर हो सकता है 2027 में, अगर आप कहें तो दो में से एक को चुनना पड़े तो? उसमें मेरे समझ से तो और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें जब तो, वोटों को हिसाब से देखें जब तो बसंत कुमार ठीक बैठता है। अच्छा, 2027 में चुनाव होना है। बीजेपी कह रही कि हम तीसरी बार आके हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन कांग्रेस कह रही कि हम इस क्रम को तोड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि 2027 में आप देखते हैं कि कौन आ सकता है सरकार में, सत्ता में? देखो, सरकार में सत्ता में आने का तो सवाल ये है कि लोगों का क्या माहौल बनता है। अगर लोगों को लगता है, अगर कांग्रेस ये सफल हो जाती है कि बीजेपी के शासनकाल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ और जो ये गरीबों को राशन बंट रहा है, इसका कोई समाधान ये निकाल लें कांग्रेस पार्टी, तो इनके पक्ष में जा सकता है, और नहीं तो फिर बीजेपी ही जीतेगी। उसी का मुद्दा है। अच्छा, हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करेंगे। छोटे से सवाल हैं और छोटे से जवाब इसके होंगे, विस्तृत आंसर नहीं, छोटे सवाल मैं आपसे पूछूंगा। तो उत्तराखंड का बेहतर सीएम, आपने सारे सीएम देखे हैं अभी तक के, पहले से लेके अभी तक, नित्यानंद स्वामी से लेके पुष्कर धामी तक, तो आपको बेहतर सीएम कौन दिखता है, लगता है? नारायण तिवारी। बागेश्वर की सबसे बड़ी समस्या अभी आपकी नज़र में कौन सी है? यहाँ सिविल लाइन बननी चाहिए, सबसे बड़ी। कांग्रेस बेहतर है या भाजपा बेहतर है? बेहतर तो कांग्रेस ही है। अगर आप फिर से अगर विधायक बने तो आप कपकोट क्षेत्र की कौन सी ऐसी, कपकोट या कांडा की कौन सी ऐसी समस्या है जिसको सबसे पहले दूर करेंगे? मैं तो अब कहाँ विधायक बन सकता हूँ, मेरी उम्र एक काल्पनिक सवाल है। तो क्या मतलब एक चीज़ ऐसी है आपकी नज़र में कि यार मैं बनूँ तो शायद मैं इसको दूर करूँ? मैं यहाँ की स्वास्थ्य समस्याओं को सबसे पहले दूर करना चाहूँ। कपकोट पूरे जिले की, पूरे जिले या फिर कपकोट कांडा की? कपकोट कांडा की। अच्छा, बागेश्वर जिला बनने में भी आपका योगदान रहा है, उत्तराखंड आंदोलन में भी आपकी भागीदारी रही है, तो जिला बनने के बाद आपको लगता है बागेश्वर जनपद का विकास हुआ? जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत के लिए। अस्वस्थता के बावजूद भी आपने हमसे बातचीत के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, जो आप आए और आपने वार्ता की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। तो आप थे हमारे साथ कपकोट कांडा क्षेत्र के पूर्व विधायक 2002 से 2007 का जिनका कार्यकाल रहा है, अधिवक्ता उमेश सिंह मांझला जी। तो उनका स्पष्ट मानना है कि 2002 में जो उनका कार्यकाल था उन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन एक साजिश उसको मानते हैं कि साजिश के तहत मुझे 2012 में मेरा टिकट काटा, उसी खिन्न होकर वो भाजपा में भी गए, लेकिन वो वर्तमान परिस्थिति में मानते हैं कि जनता की आवाज़ को सुनने वाली जो है वो कांग्रेस है। लेकिन संभावना जो है 2027 में वो फिर से बीजेपी की देखते हैं, क्योंकि एक संगठनात्मक जो ढांचा भाजपा के पास मजबूत है, उसकी वजह से वो मानते हैं कि जो है बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है अगर कांग्रेस ने उसको टक्कर मजबूती के साथ नहीं दी तो। इसी तरह की खबरें जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31।